बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, कल से उस महीने का आगाज़ हो चुका है जिसके बारे में शायरों ने बहुत कुछ कहा है और उसके अलावा जो खुद साख्ता शायर हैं उन्होंने भी बहुत सारा कलाम लिखा है। तो मेरी मुराद आप समझ गए होंगे, दिसंबर का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका है जनाब। और इस शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और हमेशा की तरह मेरे साथ उज़ैर मलिक मौजूद हैं और उम्मीद है, दुआ है, जहां कहीं पे भी हो आप खुशी और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हों। और आप जानते हैं आज मंडे मॉर्निंग है और हम बहुत सारी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन आगाज़ करेंगे वेदर अपडेट से और पॉलिटिकल अपडेट से, ताकि आप आज के दिन को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। और आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में महंगाई की क्या सूरत हाल है और उसके बाद आपको बताएंगे यूएई की जानिब से पाकिस्तानियों पर लगने वाली वीज़ा पाबंदियों की असल हकीकत क्या है। और ये भी जानेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी के तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान ने क्या फॉर्मूला पेश किया है। आपने जाना कहीं नहीं, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है क्योंकि आपको पता है वीकेंड था, 2 छुट्टियां थी, तो बहुत सारा स्टॉक खबरों का, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स जो हैं वो आपके लिए हाजिर होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं दिसंबर का पहला हफ्ता है, तो बहुत सारे लोगों को इंतजार है कि इस हफ्ते में उनका स्टार क्या चमत्कार दिखाएगा, अच्छा भी रहेगा उनका हफ्ता या नहीं। तो इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। और साथ ही साथ हेल्थ पर तो हम हमेशा ही बात करते हैं, तो हड्डियों के हवाले से, जोड़ों, हाँ बिल्कुल, जोड़ों के हवाले से बात करेंगे, कैसे इस दर्द से निजात हासिल। ये वो वाले जोड़े नहीं है जो आसमानों पे बनते हैं और वो वाले जोड़े भी नहीं है जो आप पहनते हैं। गुड वन। अच्छा, और फिर मेरा ख्याल है आखिर भी अब बात कर लें। आखिर में हम शामिल करेंगे हमारा खुसूसी सेगमेंट जो कि कुरान और साइंस का है और उसमें हम जानेंगे कि इस कायनात के आगाज से मुताल्लिक साइंसी और कुरानी नजरियात क्या हैं। तो अगर मिस हो जाता है आपका कोई सेगमेंट तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल नहीं घबराना। हमारे YouTube पे, Facebook पे, हर जगह आपने आ जाना। हाँ, आ जाना है और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वहाँ पे कमेंट कीजिए और अपने सेगमेंट को एंजॉय कीजिए। और ये थी हमारी हाईलाइट्स आपके लिए। तो सबसे पहले आगाज करते हैं प्रोग्राम का और जानते हैं मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल जो कि हमें बाखूबी बताती हैं नजफ राजा। तो प्लीज नजफ बताइए। आइए वेदर अपडेट्स आपको बताते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मौसम सरमा की आमद का ऐलान कर दिया है। बालाई इलाकों में बर्फबारी से वादियों का हुस्न मजीद निखर गया है, जबकि यकबस्ता हवाओं ने डेरे जमाना शुरू कर दिए हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि कई शहरों में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की गई है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां दिसंबर के आगाज पर ही दिन का पारा नुक्ताए अंजमात से गिर गया। गिलगित में दर्जा हरारत की बात करें तो वहां पर मतला अबर आलूद रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत -4 और ज्यादा से ज्यादा 3 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू का जिक्र कर लेते हैं, वहां पर बादल छाए रहेंगे। कम से कम पारा -8 और ज्यादा से ज्यादा 3 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां बालाई मकामात पर शदीद सर्दी की लपेट में वो रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बादलों का बसेरा रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, घड़ी दुबट्टा, वादी नीलम में बारिश और बालाई मकामात पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जहां कुछ बालाई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। पेशावर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा और दर्जा हरारत वहां पर कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं सवात की, तो सवात में भी बादल मंडलाते रहेंगे। कम से कम पारा 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सवात के पुरफजा मकामात मालम जब्बा, कलाम, दीर, शांगला, बडग्राम में बारिश की पेशगोई की है। एबटाबाद, मानसहरा, मालाकंड, बुनेर, वजीरिस्तान, बाजोड़ और महमद में भी हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब आपको लिए चलते हैं सुबह पंजाब की तरफ, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम
12 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की, तो वहाँ पे भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कम से कम पारा 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने की तवक्को है। और अब मुल्तान का जिक्र करते हैं, कम से कम पारा 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, जेहलम, चकवाल में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, डेरा गाजी खान और मियांवाली में भी बारिश की तवक्को है। और लाहौर में शेखुपुरा, कसूर, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं, जहां मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शुमाली बलूचिस्तान में गहरे बादलों का राज, जबकि जुनूबी अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, ज़ियारत, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, योब, बारखान और खुजदार में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। और अब आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बलूचिस्तान से आने वाली ठंडी हवाओं ने सिंध का मौसम भी तब्दील कर दिया है। जैकबाबाद, कमर शहदाद कोट में बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। शहर कायद कराची में भी रात के वक्त खुनकी बढ़ जाती है। और अगर कराची के दर्जा हरारत की बात करें तो वहाँ पर पारा 2.7 डिग्री गिर गया। कल से शहर में मामूल से भी मुताबिक तेज़ हवाएं चल रही हैं। यकबस्ता मौसम के दौरान कराची में कम से कम पारा 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम सखर, जैकबाबाद, लाड़काना और दादू में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने जानी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ महंगाई की बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट तो तारीख रकम कर ही रही है और आए दिन अहम संग मील भी अबूर कर रही है। मईशत की समत दुरुस्त हो गई है, आदाद शुमार बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई मुसलसल कम हो रही है और हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह कम होकर 5.13% पर आ गई है। मगर रुकिए जनाब, ज़्यादा गुस्सा करने की, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे अल्फाज नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये हुकूमत और उसके इदारों का दावा। मगर हम अगर ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें तो वो हुकूमती दावों के हमें बरक्स दिखाई देते हैं। हुकूमत मुसलसल गरीब आवाम पर पेट्रोल और गैस के बम गिरा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 4 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। LPG की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। फ़ी किलो कीमत 254 रुपये 30 पैसे हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3079 रुपये तक पहुँच गई है। जबकि अगर हम बात करें पेट्रोल और गैस की, तो वो महंगी होने के बाद हम देख रहे हैं कि माफियाज खासे सरगर्म हैं। मार्केटों में जो सब्जियां हैं वो मनमानी कीमतों पर बेची जा रही हैं। अंडे भी 100 रुपये फ़ी दर्जन तक महंगे कर दिए गए। ताहम मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 रुपये से कम होकर अब 475 रुपये फ़ी किलो पर आई है। मगर कहीं भी हुकूमत की मुकर्रर कीमत पर अमल दरामद नहीं देखने को मिल रहा। मटन 1600 की बजाय 2400 रुपये फ़ी किलो और बीफ 850 की बजाय 1400 रुपये में दस्तयाब है। जबकि घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी फ़ी किलो 100 रुपये का इजाफा देखने को मिला है। महंगाई की सूरत हाल जानने के लिए इस वक्त मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हैं दुआ शकील, इस्लामाबाद से फरार रब्बानी और कराची से हैं नाजिश अयाज। सबसे पहले इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। फरा, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुझे बताइएगा इस वक्त इस्लामाबाद में महंगाई की क्या सूरत हाल है? पेट्रोल और LPG किस हद तक उसमें इजाफा हुआ है? बिल्कुल नजफ, आपने महंगाई की बात की है तो इस्लामाबाद की मार्केट में जब सुबह सुबह हम आए हैं तो सब्जियों और फलों के दाम सुनकर कहते हैं ना, आंखें खुल जाना और होश में आ जाना, बिल्कुल वही सूरत हाल हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो 5 किलो आलूओं की जो कीमत थी वो तकरीबन 450 रुपये किलो थी, जो कि सस्ता बाज़ार में थी और इससे 5-10 रुपये ऊपर रेट था मार्केट का। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज आलू हैं 700 रुपये के 5 किलो।
इसी तरह अगर प्याज की बात कीजिए तो आज मार्केट में प्याज का रेट है 800 रुपये के 5 किलो। साथ ही साथ अगर टमाटर की बात करें तो 180 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे। सबसे महंगी जो सब्ज़ी है उसकी बात करें तो भिंडी आज जो है ना बहुत राज करी है, जिसकी कीमत है 320 रुपये फ़ी किलो। उसके बाद बारी आती है शिमला मिर्च की, जो कि है 280 रुपये किलो। इसके बाद बारी आती है मटर की। मटर भी दस्तियाब है 200 रुपये फ़ी किलो में। यानी अगर आपने कोई सब्ज़ी बनानी है तो आपको सोचना होगा, पहले हम कहते होते थे 100 रुपये से महंगी है सब्ज़ी, अब हम कहते हैं 200 रुपये से भी ज़्यादा महंगी है। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो फलों के रेट्स भी कोई कम नहीं है, वो भी आसमान से बात करें। अगर सेब की बात की जाए तो 2-3 इकसाम के सेब हैं, 300 रुपये, 180 रुपये, 200 रुपये किलो, ये रेट्स चल रहे हैं सेबों के। इसी तरह अगर बात की जाए केले की तो 120 से 140 के दरमियान में फ़रोख्त हो रहा है। अच्छा, जब हमारी दुकानदार से बात हुई तो मैंने उनको पूछा कि कल और आज की कीमत में भी हमें खासा फ़र्क दिखाई दे रहा है, तो क्या ये पेट्रोल की वजह है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पेट्रोल की कोई ऐसी वजह नहीं है, अभी तो पेट्रोल वाली कीमतें बढ़ी ही नहीं है, अभी तो यानी उसकी भी तैयारी है, आना शुरू होंगे। बिल्कुल, आप किसी टैक्सी ड्राइवर से पूछ लें तो वो एक दिन मतलब आप कहीं जाना है, आपने किराया उसका 100 रुपये 150 रुपये बढ़ जाएगा, और आप जब वजह पूछेंगे तो कहेंगे पेट्रोल की कीमत महंगी हो गई है। और जब आप दुकानदारों से बात करेंगे तो वो आपको ये कहते हैं नहीं, अभी तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी ही नहीं है। यानी एक दिन में 200 से 300 रुपये फ़ी किलो में फ़र्क पड़ा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी तो पेट्रोल महंगा हुआ ही नहीं, मतलब पेट्रोल महंगाई वाले रेट्स तो हमने लगाए ही नहीं है। आज नया रेट लिस्ट आएगी तो देखेंगे। इसी तरह मुर्गी की अगर बात की जाए तो आज इस्लामाबाद में मुर्गी का रेट, जिंदा मुर्गी का या दूसरी मुर्गी का, 540 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। गोश्त की तो बात ही ना करें ना, गोश्त तो यहाँ पे अब शहरियों से जब अभी हमारी बात हुई है, सुबह ही सुबह लोग ख़रीदारी के लिए आए थे सब्ज़ी की, तो वो कहते हैं कि गोश्त तो अब हमने इस्तेमाल करना या ख़रीदना ही छोड़ दिया है। सब्ज़ी बारे में नहीं पड़ती है तो फिर बाकी गोश्त की क्या बात करें। मतलब आप पहले हांडी में अगर 2 टमाटर डलते थे तो अब 1 टमाटर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ज़ाहिर है 180-200 रुपये किलो। और फरा, जैसे कि आप जानती है कि सर्दियों में गोश्त खाना जरूरी भी है आपकी हड्डियों के लिए, सेहत के लिए, प्रोटीन और चाहिए, वैसे भी हर तरह से जरूरत है। हाँ, पर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। दुआ, आपके पास आते हैं, ये बताइएगा कि ओवरऑल महंगाई क्या है लाहौर में, अशिया खुरनोश के क्या दाम है। ये बताने से पहले जरा हमें ये बता दें कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हम देखते हैं पेट्रोल तो पेट्रोल पंप्स पर उसी कीमत पर दस्तयाब होता है जो हुकूमत तय करती है, लेकिन ये एलपीजी का क्या फंडा है? हम देखते हैं कि हुकूमत ने जो कीमत है वो कोई और मुकर्रर की है, 254 रुपये कुछ पैसे, लेकिन हम देखते हैं कि जो फरोख्त हो रही है, जो शहरियों को दस्तयाब है, वो 300 प्लस में है। ये क्या मामला है? थी कि मौसम की सूरत हाल तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो महंगाई है ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है कि पाकिस्तान के जितने भी शहर होते हैं उसके अंदर महंगाई तकरीबन सेम ही होती है। जिस तरह फरहा ने अभी इस्लामाबाद की सूरत हाल बताई, तो लाहौर में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जैसे कल हमने देखा कि दिसंबर का महीने का आगाज़ हुआ तो पेट्रोल की कीमतों में जो है वो बढ़ा दी गई, डीजल, पेट्रोल, LPG, और इसका बम जो है वो शहरियों पर गिरा दिया गया, कीमतों में इजाफा कर दिया गया। और ये जो कीमत बढ़ती है सिर्फ पेट्रोल की नहीं बढ़ती, बल्कि और जो अशिया खुरनोश होती है, सब्जियाँ, फल, फ्रूट वगैरह, इन सब में भी काफ़ी ज़्यादा जो है इजाफा देखने को मिलता है। और जिस तरह आपने उज़ैर बताया कि सरकारी कीमत तो कुछ और होती है, लेकिन जो दुकानदार है वो अपनी मनमानी कीमत पर जो है उसको बेचने लगते हैं। जैसे कि अगर हम बताएं कि आलू जो है 1 रुपये उस पर इजाफा हुआ है, वैसे तो सरकारी कीमत उसकी 95 रुपये किलो है, लेकिन मार्केट के अंदर 150 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो आलू फरोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज की अगर बात कर लें तो प्याज के अंदर भी जो है 18 रुपये इजाफा हुआ है। सरकारी कीमत तो उसकी वैसे 140 है, लेकिन मार्केट्स के अंदर 150 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। उसी तरह टमाटर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हम देखने को हमें जो है वो मिल रहा है। शकील बताइएगा, चिकन सस्ता हुआ या मटन या बीफ, उसकी क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सस्ते की तो बात ही छोड़ देना। आप जिस तरह महंगाई कहते हैं ना, एक दफ़ा बढ़ जाए तो वो कम होना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बढ़ावा उसके अंदर जो है आए दिन उसके अंदर देखने को मिलता है। चिकन भी जो है उसके अंदर 14 रुपये इजाफा हुआ है और अभी 475 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। उसी तरह ये है। अच्छा दुआ, ये चिकन की आपने बात की, ब्रॉयलर की आपने बात की कि इसकी कीमत तो चलें ठीक है, फिल वक्त कंट्रोल में ही लग रही है, अफोर्डेबल है, लेकिन जो अंडों की कीमत है उसको क्या है? अंडों को क्यों इतने पर लगे हुए हैं? जी
बिल्कुल उज़ैर, हमने जिस तरह देखा कि सर्दियाँ की आमद है और अंडों की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस तरह आपने पहले ही बोला प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, तो अंडों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। 350 रुपये जो है दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। उसी तरह जो बीफ है वो भी 12,000 से 1200 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, और जो मटन है वो तो 2200 से 24 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि जिस तरह आपने बोला कि सर्दियों, जिस तरह जो हम पाकिस्तानियों का ये अलमिया है, अफसोसनाक एक अलमिया है कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है किसी चीज़ के ऊपर, वो हम सस्ती करने के बजाय बिल्कुल वो सीजन के हिसाब से जो है ना वो कीमतों का तयन कर लेते हैं खुद तौर पर जो माफियाज हैं। दुआ साथ ही रहिए, कराची का रुख करते हैं। नाज़िश आप बताइएगा, कोई कराची में अच्छी खैर की खबरें हैं? महंगाई के हवाले से कोई कमी है या इसी तरह की सूरत हाल है लाहौर और इस्लामाबाद वाले? जी बिल्कुल, कराची का तस्करा करें और मतलब कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन जिस तरीके से दुआ बता रही थी कि पूरे मुल्क में एक ही टॉपिक जो है वो कॉमन हो सकता है, वो है महंगाई। तो बिल्कुल ऐसा ही है, कराची में महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आलू की बात करूँ तो इस वक्त आलू 130 रुपये किलो जो है मार्केट में दस्तियाब है। यही आलू 80 से 100 रुपये किलो था, लेकिन अब जैसे ही पेट्रोल कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, इसकी कीमत में भी इजाफा हो गया है। प्याज की कीमत 160 है। ये प्याज जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 140 से 150 रुपये केजी थी पिछले दिनों तक, और टमाटर जो है वो 160 रुपये केजी है। अदरक और लहसुन जो कि किसी भी खाने का, किसी भी हांडी का अहम जुज़ होते हैं, वो तो 180 रुपये पाव से कम हो ही नहीं रहे हैं। और इस तरीके से जिस तरीके से इस्लामाबाद में भिंडी जो है राज कर रही है, कराची में भी भिंडी राज कर रही है। 260 रुपये केजी जो है इस वक्त भिंडी चल रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त सब्जियों में सबसे महंगी सब्जी जो है वो भिंडी ही है। बाकी यानी इस्लामाबाद से कराची तक अगर हम कहें कि आज भिंडी का राज है तो गलत नहीं होगा सब्जियों में। अच्छा नाज़िश, हमें गोश्त के रेट के हवाले से बताइए, और साथ ही साथ अंडों की कीमत इस वक्त क्या चल रही है? अंडे फी दर्जन कितने फरोख्त हो रहे हैं? अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि जो ब्रायलर अंडे हैं, जो आम फार्मी अंडे होते हैं, वो उन्हें कह सकते हैं कि आप 350 से 380 तक उनकी कीमत बढ़ चुकी है अब, स्पेशली सर्द हवा के आने के साथ ही। लेकिन अगर आप देसी अंडों की बात करें तो उनकी तो बस मतलब आप आम आदमी सिर्फ देसी अंडों के मुताल्लिक़ सोच ही सकता है, क्योंकि 500 तक चली गई है देसी अंडों की कीमत। और ऐसी सूरत हाल में जब आप को जो है सर्दी में अपने आप को थोड़ा सा गर्म रखने के लिए अंडे इंसान लाजमी खाता है। सबसे मतलब गरीब आदमी जो है ना, कम से कम अंडे तो इस्तेमाल करता ही है ना, लेकिन अब जो है वो भी इंसान के पहुंचे दूर होते जा रहे हैं। बीफ की बात कर लें आप, बीफ जो है वो इस वक्त मार्केट में तकरीबन 1200 से 1400 रुपये किलो है, और अगर मटन की बात कर लें तो वो जो है वो 2200 से 2400 रुपए किलो जो है मार्केट में दस्तियाब है। चिकन का गोश्त इस वक्त कम से कम जो मुख्तलिफ, अच्छा चिकन का गोश्त की एक बड़ी अजीब सी बात है, वो इलाका टू इलाका वैरी कर रहे हैं। यानी कि अगर आप पॉश इलाकों में जाएंगे वही चिकन का गोश्त 600 रुपये है, लेकिन अगर आप थोड़े से कम मिडल मतलब मुतवस्सित तबके के इलाकों में जाएंगे तो वही गोश्त जो है वो आपको 500 रुपये किलो में मिल जाएगा। थोड़ी सी सूरत हाल यानी इंतजामी मसाइल भी इसमें कार फरमा है माफियाज के अलावा। बहुत शुक्रिया नाज़िश, हमें कराची से अपडेट कर रही थी। लाहौर से दुआ शकील और इस्लामाबाद फराह रबानी हमारे साथ मौजूद थी। और शिया खुरनोश की कीमतें क्या हैं, साथ ही साथ पेट्रोल LPG की कीमतों में जो इजाफा हुआ, कितने में आवाम को दस्तयाब है, इससे मुतालिक तफसीलन हमें आगाह किया। और अब हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल की नाकामी के बाद अब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान न सिर्फ लफ्जी जंग है जो कि जारी है, ग्रैंड ऑपरेशन को लेकर PTI की जानिब से सिक्योरिटी इदारों पर बहुत से इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत इदारों का भरपूर दिफा कर रही है। और साथ ही गिरफ्तार शरपसंदों के चश्म कुशा इंकशाफात मीडिया के सामने पेश करने का सिलसिला जारी है। बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक कयास आराइयों पर भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बानी PTI को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है और उनकी जान को खतरा है। उन तक रसाई के मुतालिबात भी सामने आ रहे हैं, मगर हुकूमत और इंतज़ामिया ने इन अफवाहों को यकसर मुस्तरद कर दिया है और बताया है कि वो अडयाला जेल में हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। उनके सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है और वो आज 2 दिसंबर तक थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में जिस्मानी रिमांड पर हैं। अफवाहों और प्रोपेगेंडे के दौरान सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी की जानिब से एक बड़ा दावा सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। इस वक्त उन्होंने दावा यह किया कि बैकडोर राब्तों के बाद अहम और बड़े फैसले कर लिए गए हैं। ये भी कहते हैं कि जल्द बानी PTI को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। एक एक करके उन्हें तमाम मुकदमात में जमानत मिल जाएगी और तकरीबन 3 माह के अरसे में उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। नजम सेठी ने यह भी दावा किया है कि बानी PTI धरने और एहतजाज को छोड़कर
पार्लियामेंट में आकर सियासत करेंगे और वो इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। दोनों फरीकैन लचक का मुजाहिरा करते हुए एक एक कदम पीछे हटेंगे। मुज़ाकरात का नया अमल शुरू होगा और कबल अज़ वक्त इलेक्शन पर भी गौर किया जाएगा। और इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद मीर साहब। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नजम सेठी साहब ने बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक बड़ा दावा किया है। क्या आपको लगता है कि अगले 3 माह में बानी पीटीआई रिहा हो सकेंगे? असल में बहुत से दावे होते रहे हैं। एक दावा तो ये था कि वो नवंबर में रहा हो रहे हैं, और ये दावा करने वाले बड़े अहम और बड़े ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक बानी पीटीआई से भी था, हुकूमत से था और उन अदालतों से भी था जो उनको रहा कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं हुआ, वो वक्त गुजर गया। अब 3 महीने में क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ कि ये फिर अफवाह फैलाई जा रही है, उनको रहा किया जा रहा है, टरखाया जा रहा है, मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है और बानी पीटीआई को ये समझाया जा रहा है कि ठंडे रहो, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करो, तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। रहा होंगे तो किन शराइत पे होंगे, क्यों कर होंगे, कैसे होंगे, क्या वो कुछ शराइत मान लेंगे, ये मैं कुछ कह नहीं सकता। जैसा उनका मजाज है, जैसी इस वक्त उनकी सियासत है, सियासत विद इन्वर्टेड कॉमा, उसमें इस वक्त नजर नहीं आता। और जो उनका क्लैश है वो हुकूमत से तो है नहीं कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बात बन जाएगी, वो आगे बढ़ जाएंगे। उनका क्लैश क्या, बल्कि बिल्कुल दुश्मनी सी जो है वो बन गई है एस्टेब्लिशमेंट से, और एस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं बल्कि एक शख्स से जो कि एस्टेब्लिशमेंट का चीफ है, जो हमारा आर्मी चीफ है। उनका नाम लेकर वो चाहते थे कि वो सरबराह ना बने। वजह उसकी ये थी कि उसने बनी गाला के बारे में एक पूरी रिपोर्ट थी जो सबमिट की थी। अब अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वरना जिस तरह की लड़ाई उन्होंने ले रखी है उससे मुझे दिखाई नहीं देता कि उनको जल्द कोई रिलीफ मिल जाए। अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो ये पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और नजम सेठी की चिड़िया जो है वो किसी भी रोशनदान में बैठ सकती है। हो सकता है कि अभी तक वो उसी रोशनदान में बैठी हो जो माजी में उनको कुछ अंदर की खबरें देती रही हो, और अंदर का सारा सीन तो बदल चुका है। अब अंदर ना जबान पार्क है ना कोई और है। बिल्कुल ठीक। सजाद साहब, जरा ये भी बताइएगा कि अगर हुकूमत और पीटीआई में कोई बामानी मुज़ाकरात हो जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत कबल अज़ वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएगी, मान जाएगी? क्यों तैयार होगी साहब? अगर तैयार होना होता तो 5 साल क्यों आर्मी चीफ को दिए जाते? अगर ये मसला पैदा होना होता तो 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद मसला पैदा होना होता और उससे पहले साल करना होते तो कर लिए जाते। 5 साल देने का मतलब है कि अभी देखो 5 साल तक ना हम जा रहे हैं ना इस हुकूमत को जाने देंगे। यही बंदोबस्त चलेगा। अगर तुम्हें यही बंदोबस्त कबूल है तो बैठो, और ठीक है जिस तरह के हालात चलते हैं उस तरह हालात के साथ रहो। लेकिन एक सारे तज्जिए हैं जी, लेकिन इस तज्जिए में जो बात समझ आती है जी, जो मजाज एस्टेब्लिशमेंट का हुआ करता है और जो सूरत हाल इमरान ने अपने लिए पैदा कर दी है इस वक्त, उसमें कोई बात नजर नहीं आती कि उनको कोई ऑफर की जाएगी। अच्छा। लेकिन हो सकता है उनको, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में लारा लप्पा लगाना, तो लारा लप्पा लगा तो आगे। तो सजाद साहब, आपको लगता है कि वो मतलब सियासत को इतना नहीं समझते कि वो आसानी से लारो लप्पो में आ जाएंगे? नहीं, लारा लप्पा में नहीं आएंगे। उनके पास ऑप्शन क्या है? उनके ऑप्शन जो 24 जुलाई था, जो 26 जुलाई तक चला, उस ऑप्शन में क्या मिला? ये फाइनल कॉल थी ना। जी, नवंबर फाइनल कॉल। कहते हैं लोग आ जाएंगे कि उसके जोर पर वो उनको रहा कर दिया जाएगा, उनको उनका मैंडेट वापस कर दिया जाएगा, वो दोबारा हुक्मरान जाएंगे। ये ऐसे था ना जब उन्होंने पिंडी का मुजाहरा किया कि मैं इतने लाख लोगों का मुजाहरा करूंगा कि हुकूमत को झुकना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। मतलब ये कि आर्मी चीफ की तकर्री जो हुकूमत करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी, वो नहीं हुआ। आखिर उनको अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी। मुझे अब भी लगता है कि उन्हें अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ेगी, और आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट या जो लफ्ज भी इस्तेमाल करना चाहे वो उनको झुकाकर ही दम देगी। बिल्कुल ठीक।
सजाद साहब, आपके मुताबिक बानी पीटीआई को लारों में रखा जा रहा है। इस हवाले से हमें आगाह कीजिए कि पीटीआई के कारकुनों को मार पड़वाने के बाद बुशरा बीबी कहाँ गायब हो गई? आपको क्या लगता है, वो पस मंज़र से चली गई हैं या उन्हें मदाखलत से रोका गया है? मदाखलत से भी रोका गया होगा, लेकिन वो ताकत थी कब? ताकत वो इसलिए थी कि बानी पीटीआई उनको अपना मुर्शद मानते थे और उनके गिर्द यानी मरीदों का एक जमघटा इकट्ठा हो गया था जिसका नाम तहरीक इंसाफ का, इंसाफ तो नहीं कहूंगा, इंसाफ का एक ग्रोह था जो उनकी बात को फॉलो करता था। जो कुछ भी लोग कहते हैं कि इसको बानी पीटीआई ने कहा होगा कि तहरीक को मूव करो और लेके टीडी चौक में जाओ, हो सकता है यही हो। अच्छा। लेकिन आज तक इसने बानी पीटीआई को इसने मूव ने इनको मूव नहीं किया, इन्होंने बानी पीटीआई को मूव किया है। उन्होंने कहा कि इस आदमी की तकर्री करो या ना करो, उनको उनके मोक्कलों ने बताया, मोक्कल विद इन्वर्टेड कॉमा जो भी इनके जासूस होंगे, ये बताया है कि अब तो ये करना है और ये नहीं करना है। और मेरा ख्याल में या तो उन लोगों का ख्याल है कि इमरान को फंसाया जा रहा है, मरवाया जा रहा है और इसके हाथों मरवाया जा रहा है। फैसल वावड़ा जैसे लोग जो हैं वो तो यही किस्सा पेश करते हैं कि ये गोया कॉम्प्रोमाइज खुद है, और वो तो ये कहते हैं कि इमरान के 2 बेटों के अलावा और उनकी इन 4 बहनों के अलावा कोई उनसे मुखलिस नहीं है। कोई उनसे मुखलिस नहीं, जब वो कहते हैं तो उसका मतलब है कि ये बुशरा बीबी भी उनसे मुखलिस नहीं है। जब वो कहते हैं कि इनसे मुखलिस नहीं है, वो तो ये तो कहते हैं कि इमरान तो बड़ा आदमी था, कभी तोशाखाना के उसने जेवर चुराए थे, कभी उसने इस तरह की बातें की थी, कभी उसने दूसरे लोगों को चोर चकार कहा था। बिल्कुल, ये रिकॉर्ड पे बातें मौजूद हैं। सजाद साहब, बिलावल साहब का तस्करा कर लेते हैं। उनका एक बयान आया है, वो कहते हैं कि जनाब लाठी या बातचीत से हमें हर सूरत सियासी इस्तेहकाम लेकर आना ही होगा। बातचीत की हद तक तो समझ आ जाती है, मगर लाठी से इस्तेहकाम कैसे मुमकिन है? उनका मतलब यह है कि इन लोगों को बनाना पड़ेगा। हमने अलाहाबाद जमहूरियत के नाम पे बड़ी नरमी दिखा दी, हर किस्म के दर्दों को बर्दाश्त कर लिया और हर किस्म की ज्यादतियों को सहते चले गए। 9 मई के वाक़े को भी 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, उसको पी के बैठे हुए हैं, लेकिन ये चलेगा। वो कानून की जबान कह लीजिए, ताकत की जबान कह लीजिए, इस वक्त कानून की जबान ताकत की जबान बनी हुई है, हमें वो इस्तेमाल करना पड़ेगी। ये अलग बात है कि कानून को नाफिज करने वाले जो थे वो ताकत की जबान के मुखालिफ आके खड़े हो गए थे, और इसने एक ऐसी सूरत पैदा कर दी थी इस मुल्क में, जिसने इस वक्त सारी जुडिशरी को हिला के रख दिया है। ऐसी कानून साजी हुई है कि हमारा सारा निज़ाम जो है वो तलपट होकर रह गया है, और जाने कब तक वो किसी एक दब पे आगे बढ़ने की पोजीशन में आ जाए। लेकिन इस वक्त तो ये यूं लगता है कि जैसे हुकूमत ने जुडिशरी को नहीं दबाया, बल्कि जुडिशरी ने अपने आप को ऐसी सूरत में ला खड़ा किया था कि हुकूमत के पास या एस्टेब्लिशमेंट के पास और कोई चाराकार नहीं था, वो जुडिशरी को एक खास कोने पर ला खड़ा करे। उस कोने पर ला खड़ा करने का मकसद ये तो नहीं था कि इसको कोई नरमी दी जाए, उसका मकसद यही था कि इसको भी सबक सिखाया जाए, और इसको भी डंडे की जबान कह लें या जिस चीज़ की जबान भी कह ले, उस जबान के जरिए से आगे ले जाया जाए। और डंडे की जबान यही है कि इंसाफ की जो वो जबान, अगर 9 मई के इंसाफ का इस्तेमाल किया जाए तो कौन सी जबान होगी? डंडे की जबान होगी ना जी, बिल्कुल, वो और कोई प्यार की जबान तो नहीं होगी ना जी। अगर आप बिल्कुल ठीक है सजाद साहब, आपने बड़ा बेहतरीन तज्जिया दिया, और आपके तज्जिए में ये मतलब जो बिलावल स्टेटमेंट है ये भी क्लियर हो गई कि वो कहना क्या चाह रहे थे, समझाना क्या चाह रहे थे। तो नाज़रीन, अब देखना ये कि सजाद साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और देखना ये कि अब जो दावे किए जा रहे हैं सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से और ख़ास तौर पर नजम सेठी साहब की जानिब से, ये कितने सच साबित होते हैं और 3 माह में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है कि 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल थी पीटीआई की, वो एक ऑप्शन थी पीटीआई के हाथ में, और अब गिव एंड टेक की क्या सिचुएशन है और पीटीआई क्या कर सकती है, क्योंकि फिलहाल तो इस वक्त उनके पास कोई ऑप्शंस दिखाई नहीं देते, सख्तियां ही नजर आती हैं। तो मेरा ख्याल है इससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। अभी ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अब खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। वनडे सीरीज में फतह के बाद कौमी टीम की जिम्बाब्वे के साथ T20 सीरीज शुरू हो गई है। बुलवायु में खेले जाने वाले पहले T20 में जिम्बाब्वे की टीम 166 रन्स के हदफ के ताकुब में 108 रन्स पर आउट होगी। पाकिस्तान ने ये मैच 97 रन से जीत लिया और सीरीज में 57 रन से और सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर ली। उधर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र करें तो उसके तनाज़ा अभी तक हल ना हो सका। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है और डेडलॉक बरकरार है। पीसीबी ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान को पैसे नहीं बल्कि अपनी इज्जत और वक़ार अजीज़ है। मामला हल करने के लिए बराबरी की बुनियाद पर फॉर्मूला तय होना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त डांस है और बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात कन्वे की है कि जनाब खाली बजट का, पैसों का मामला नहीं है, हमारी इज्जत भी है। अब खबरें ये आ रही हैं कि पीसीबी ने डेडलॉक के खात्मे के लिए एक नया फार्मूला पेश किया है। इस फार्मूले को पार्टनरशिप या फिर फ्यूजन फार्मूला करार दिया जा रहा है। फार्मूला ये है, इसके तहत होगा ये कि भारत अगर पाकिस्तान नहीं आता तो फिर जनाब पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा और पाकिस्तान भी इंडिया में होने वाला कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे कोई भी टूर्नामेंट, उसकी सरजमीन पर नहीं खेलेगा। कम से कम ये फ्यूजन फार्मूला 3 साल के लिए होगा और अगले आने वाले 3 वर्षों में पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे, जिस तरह से पहले दुबई, अबू धाबी में होते रहे हैं। और ये फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से ही लागू हो जाएगा और आईसीसी ने फ्यूजन फार्मूले पर गौर भी शुरू कर दिया है और भारतीय बोर्ड को भी ये फार्मूला मानने का मशवरा दे दिया है। अगर आईसीसी और भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के फार्मूले पर इत्तेफाक कर लिया तो फिर यह मामला बोर्ड मीटिंग में वोटिंग और आयशुमारी से पहले ही हल होता हुआ नजर आता है, जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और वेन्यूज का मामला आइंदा 48 घंटों में हल होने की उम्मीद है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि कौम को खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान और भारत के लिए मुसावी सालूक पर मबनी फार्मूले के लिए तमाम बोर्ड मेंबर्स को मुत्तफिक होना पड़ेगा। दूसरी जानिब ग्रे बार्कले की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं और उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट याया हुसैनी साहब। याया साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये जानना चाहेंगे कि आपसे कि जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। आईसीसी चेयरमैन की अथॉरिटी होती क्या है और ये ओहदा आईसीसी के फैसलों पर कितना और किस तरह असरअंदाज होता है? सबसे पहले तो अजीज और नजफ आपको अस्सलाम वालेकुम। और आपने पूछा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो सरबराह हैं उनकी हैसियत क्या है। तो जी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह की कोई हैसियत नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह इससे पहले ग्रेग बार्कले थे जिनका न्यूजीलैंड से ताल्लुक था और अब उनकी जगह जय शाह साहब आए हैं। लेकिन जय शाह और ग्रेग बार्कले को आप इस तनाजुर में पलड़े में तोल सकते हैं कि जी बार्कले का ताल्लुक जो है वो न्यूजीलैंड से था, जय शाह का ताल्लुक जो है वो इंडिया से है। तो इंडिया को ताकतवर तरीन क्रिकेट बोर्ड कहा जाता है, लेकिन इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कितना ताकतवर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। और पाकिस्तान के बगैर इंडिया की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर आप पैसा नहीं बना सकते और पाकिस्तान के बगैर आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को चला नहीं सकते। इसीलिए पाकिस्तान ने सबको हैरान किया है और सबको जो है वो दांतों तले जो है वो पसीना आ गया है। और अब आप जो मुस्तकबिल में बात कर रहे हैं जय शाह साहब के हवाले से कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह बन गए हैं, तो वो इनफरादी हैसियत में कोई फैसला कर नहीं सकते। उनको तमाम क्रिकेट बोर्ड का जो है वो ताउन चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताउन के बगैर भी वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी के तनाजुर में जो आप बात कर रहे हैं कि जी नया फार्मूला पेश किया जा रहा है, देखिए पहले भी यही फार्मूला आना चाहिए था, पहले भी यही बात होनी चाहिए थी, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने लचक का मुजाहरा किया। लेकिन अब पानी जो है वो पुलों से गुजर चुका है, सर से ऊपर हो चुका है, तो पाकिस्तान ने इसीलिए इस चीज को सामने रखा है। और 2025 में अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आता, तो 2026 में खवातीन का वर्ल्ड कप और 2026 में वर्ल्ड T20 भारत और श्रीलंका में मुनक्किद होने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीधा और आसान जबान में उनको ये बताने की, समझाने की कोशिश की है कि आप हमारे साथ कोई माहिदा करेंगे, बाद में आप मुकर जाएं, झूठ बोल दें, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी आवाम को जवाब दे सकेगा, अपनी कौम को जवाब दे सकेगा। बिल्कुल देखिए, हमने क्रिकेट के वसीतर मुफाद में एक बेहतर फैसला किया। याया साहब, इस हवाले से हमें बताइएगा कि आपको लगता है कि आईसीसी पाकिस्तान के फ्यूजन फार्मूले पर भारत को मना सकेगा? क्या नजर आता आपको इस हवाले से? नजब देखिए, और कोई रास्ता है नहीं।
क्योंकि ये ना तो पाकिस्तान का मामला है ना ये भारत का मामला है। अब इस सारे सूरत हाल में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो ब्रॉडकास्टर है उसने आंखें दिखाना शुरू कर दी है। उसने कहा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर बाकी मैच जो है वो 100 रुपए में फरोख्त होंगे तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो 1000 रुपए में जाएगा। अंदाजा कर लीजिए कितना बड़ा मैच है और इस मैच का रेवेन्यू किस हद तक है। तो एक तरफ टूर्नामेंट के बाकी मैच, एक तरफ सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच, सारे मैचों पे भारी है। तो आईसीसी का जो ब्रॉडकास्टर है उसने कह दिया है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, मुझे इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए। तो अब सब सर जोड़कर बैठे हैं, सबको रास्ता निकालना है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है कि आपको मुस्तकबिल के हवाले से आज फैसला करना होगा। आज हमको गारंटी देनी होगी कि अगर भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता तो भारत के अंदर पाकिस्तान भी जाकर नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के लिए भी आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। अच्छा ये सब ये भी फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर हल करना पड़ेगा और ये मुमकिन भी होगा? देखिए अजीज, जो आप बात कर रहे हैं कुछ दो और कुछ नो की बुनियाद पर, तो पाकिस्तान ने सिंपल तजवीज पेश कर दी है कि भारत को अगर ये भी मंजूर नहीं है तो फिर आप उधर और हम इधर, फिर पाकिस्तान को जो है मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया याया हुसैनी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और साथ ही साथ आप हमें ये भी बता रहे थे कि किस तरह से ये मामलात होते हैं और अब जो आईसीसी के सरबराह हैं उनकी हैसियत क्या होती है। मतलब उनके पास कोई बहुत ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते, लेकिन ऑब्वियसली अब जय शाह बने हैं सरबराह तो फिर वो भारतीय लॉबी तो पहले ही मजबूत है। अब देखने कि वो क्या करते हैं। खैर कुछ बात कर लेते हैं मारूफ टीवी एंकर और होस्ट शाहजेब खानजादा की, जो कि अपने तंदोतेज सवालात और सियासी तज्जियात की वजह से जाने जाते हैं। अब की बार शाहजेब कुछ नया करने जा रहे हैं और नाजरीन उनको एक ऐसे रूप में देखेंगे जो इससे पहले कभी सामने ही नहीं आया जनाब। बिल्कुल, और ये बड़े मज़े की मुझे लगता है इनोवेशन होने वाली, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर किया है। शाहजेब खानजादा ने बतौर ड्रामा निगार अपने करियर का आगाज़ कर दिया है और उनका तहरीर करदा क्राइम थ्रिल ड्रामा जिसका नाम है केस नंबर 9 बहुत जल्द टीवी स्क्रीन्स पर आ जाएगा। और इतलात ये भी आ रही हैं कि ड्रामे की हदायतकारी जो है सैयद वजाहत हुसैन साहब करेंगे, जो कि इससे कबल मशहूर क्राइम थ्रिल हाई की भी हदायतकारी कर चुके हुए हैं। ड्रामे की कास्ट की अगर बात करें तो उसमें अदाकार फैसल कुरैशी और सबा कमर जैसे मंझे हुए अदाकार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। कास्ट तो बड़ी अच्छी है। इस हवाले से डायरेक्टर वजाहत हुसैन और सबा कमर ने सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स भी शेयर की हैं। यहाँ आपको ये भी बताते हैं कि शाहजेब खानजादा की बेगम रुशना जो हैं वो भी अपने एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि उन्होंने अपने शौहर के कहने पर ही जनाब एक्टिंग का आगाज़ किया था। तो बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है शाहजेब के लिए। तो हम उम्मीद भी करते हैं कि शाहजेब ने जिस तरह से टॉक शोज में अपनी मुनफरद पहचान बनाई है, इसी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। तो हमारी जानिब से तो जनाब बेस्ट ऑफ लक शाहजेब। बिल्कुल। और अब आगे चलते हैं, मजीद आपके साथ शेयर करते हैं एक और अहम खबर भारत क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैरान कुन दावा किया था और उन्होंने सिर्फ कहा कि उनकी जो खुराक है, उनकी बीवी की जो खुराक थी वो सिर्फ ग़िज़ाई और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे मुश्तमिल थी और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी अहलिया का 4 स्टेज जो कैंसर था उसको मात दी, उसको ख़त्म किया। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था उसी ग़ज़ा से उन्होंने अपने जिगर की जो चर्बी की बीमारी थी उसका भी इलाज किया। और बड़ा उनकी जानिब से बड़ा दावा था। उन्होंने कहा कि 25 केजी जो है ना वो मेरा अपना लूज हुआ है। और जनाब इस दावे पर हमने देखा कि फिर सिविल सोसाइटी की जानिब से उनकी बेगम नवजोत कौर को कानूनी नोटिस भिजवाया गया, जिसपे ये मुतालबा किया गया कि नवजोत 7 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किए गए जो दलाइल हैं इनका सबूत पेश करे, वरना गुमराहकुन दावे पर 850 करोड़ रुपए बतौर हर्जाना अदा करे। नोटिस में कहा गया है कि नवजोत सिद्धू के दावे लोगों के जहनों में एलोपैथिक अदवायात और इलाज के मनफी असरात छोड़े हैं और ये दावा कैंसर के मरीजों को अदवायात और इलाज
को दरमियान में छोड़ देने का उनको मोटिवेट कर रहा है, जिससे उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। नवजोत सिद्धू की गलत मालूमात ने मरीज़ों की सेहत को ख़तरे में डाल दिया है और अब जो है नवजोत कौर अपने शौहर के बयान पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करेंगे। और आपको पता है ये जो लिवर का इलाज है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से तो हो जाता है, और इसी लिवर, अगर आपको लिवर का कोई डिजीज़ है, आपको किसी भी किस्म की ख़तरनाक बीमारियाँ मज़ीद हो सकती हैं। तो अब देखना ये है कि वो जो है आगे उसका प्रूफ देती हैं या नहीं देना है। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उन्होंने बिल्कुल उसको निगेट नहीं किया कि आप जो डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं आप उसको रोक दें और आप अपने जो हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट है वो ना करवाएं। स्टेटमेंट नहीं था वहां पर, इनका कोई स्टेटमेंट नहीं था। तो फिर ये मतलब मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने ये अगर आप उससे इस्तेफादा करना चाहते हैं, समझ में आता है तो इलाज के साथ ये भी कर लें जनाब। इस एलोपैथी का कोई नुकसान तो नहीं है ना, तो ये चीजें तो यूज की जा सकती हैं। चले नाजरीन, अब आगे चलते हैं क्योंकि अभी वक्त हुए छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत सारे सेगमेंट्स अभी बाकी हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है सितारों की चाल के बारे में जानने का। तो साल के आखिरी महीने के पहले हफ्ते का आगाज़ हो चुका है। ये महीना जहां साल के अख्तिताम की अलामत है, वहीं नए साल का आगाज़ का पेश खैमा भी है। रवा हफ्ता मुख्तलिफ सितारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए कैसा रहेगा, ये जानने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में एक बार फिर से दावत दी है मारूफ एस्ट्रोलॉजर दाऊद अहमद दाऊद साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दाऊद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। दाऊद साहब, ये बताइएगा कि दिसंबर का महीना मजमूई तौर पर मुख्तलिफ सितारों के लिए कैसा रहने वाला है? दिसंबर का पहला हफ्ता कैसा रहेगा? बिलाशुबा साल इख्तिताम पजीर है। हाँ और इस महीने का असर जो है वो 2025 पे बहुत ज़बरदस्त पड़ने वाला है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में जब जाता है तो उसका बहुत से स्टार्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट पड़ता है, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ। और ये जो तब्दीलियाँ होंगी ये लंबे अरसे तक के लिए रहेंगी। अच्छा। छोटे अरसे तक के लिए नहीं रहेंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरीज से हमल। तो एरीज वालों का दिसंबर का पहला हफ्ता कैसा रहेगा? तो स्टोरी ऑफ द एरीज जो है पहला हफ्ता, तो एरीज़ वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या रहेगी? तो जनाब एरीज़ वालों के लिए तो बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं जनाब, बड़े बड़े फ़ैसले हैं। आप चाहते हैं कि 2025 में भी कमाल हासिल करें तो इस पहले हफ्ते को मिस नहीं करना। अच्छा। प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग चलेगी आपकी और ये प्लानिंग आपको कामयाब करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि बेहतर पोजीशन पर बैठें तो हासदीन से भी बचना है, क्योंकि लोग आपको रुकावटें भी डालेंगे, लेकिन आपका विजन बहुत क्लियर है, आपकी सोच, आपकी पावर, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। ये प्लानिंग का असर बहुत ज़बरदस्त रहेगा इस वीक में। और जॉब की बात करते हैं एरीज वालों के इस वीक में, जॉब का कार्ड, तो जॉब में कोई डिसीजन ले रहे हैं, 2-3 चीज़ों के डिसीजन हैं, इनमें से एक फाइनल डिसीजन है। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी किंग ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव एनर्जी है, तो एरीज वालों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। और मैसेज है एरीज वालों को इस वीक का मैसेज मैं दे रहा हूँ, तो ट्रस्ट। तो कोई भी शोबा हो, ट्रस्ट करना सीखें, एतबार करना सीखें। जितना ट्रस्ट करेंगे, हर कोई इतना बुरा नहीं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हुस्ने ज़न भी रख लें किसी के बारे में। नहीं, बुरा तो कोई भी नहीं होता, तो वो तो आपने किया जा सकता है। हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि जैसा गुमान करो वैसा ही मिलता, तो अच्छा गुमान होना चाहिए। क्या खूबसूरत बात की, बड़ी जबरदस्त। तो आपके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हो भी जाए तब भी अच्छा गुमान करें। मजीद आगे बढ़ते हैं। टॉरस वालों की इस वीक की, दिसंबर के पहले हफ्ते की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो टॉरस वाले क्या करने जा रहे हैं? तो जनाब टॉरस वाले, अच्छा कुछ चीज़ें हैं माइंड में चल रही हैं, सोचों का प्रेशर, अपने आप से लड़ना, अपने आप से जो है वो जंग करना, ऐसी बात से निकलें, क्योंकि ये वक्त नहीं है वक्त ज़ाया करने का। और क्योंकि आगे आपको पेज ऑफ कप्स, आपका दोस्त, कोई आपका मददगार आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा है। सितारों की पोजीशन आपके हक में नज़र आती है। और थर्ड कार्ड में द चैरिट, किस्मत की देवी आपके साथ है। आप प्रेशर ना लीजिए। आगाज़ यानी पीर और मंगल का दिन थोड़ा सा प्रेशर में है, लेकिन आगे बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिविटी है। और जैसे कि जॉब और कैरियर की बात करें, जी जॉब और कैरियर में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपको जॉब और कैरियर में इस वीक में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेना होंगे, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी, हालात में बेहतरी होगी। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में
दिल टूट सकता है। ओहो। और ये अच्छा, मोहब्बत में ध्यान आपकी तरफ जाता है, पता नहीं क्या बात है कि आपका कहीं दिल तो नहीं टूटा हुआ, इस तरह की बात भी होती है। और चुका हुआ और है। बड़ा बेहतरीन अंदाज है। ऐसा दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए। और जनाब टॉरस वालों के लिए इस वीक का मैसेज है रोमांस, यानी कि अगर दिल टूटा है तो मोहब्बत से मोहब्बत फाते मोहब्बत हील करेगी, मोहब्बत हील मरहम का काम करेगी। बिल्कुल वाह जी जनाब। वाह, जबरदस्त, क्या बात है जनाब। जनाब नेक्स्ट हॉरोस्कोप जी, मजीद आगे चलते हैं। जेमिनी की बात। जेमिनी वालों की कुछ मैं कुछ चाहता हूँ कि आप भी बोले ना, क्योंकि आपको हॉरोस्कोप पर आपको सुनना भी तो है ना कि आप बता क्या रहे हैं। तो जेमिनी वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो जनाब जेमिनी वाले क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, जेमिनी वालों के पास बहुत ज़्यादा काम है। अच्छा, ये काम जो आप करना चाह रहे हैं, इसमें आप सोच रहे हैं कि करें या ना करें। कार्ड्स की पोजीशन से आपको नज़र आ रहा होगा कि आप प्लान करना चाह रहे हैं, मगर आप प्लान कर सकते हैं, बिलाशुबा ऐसी बात नहीं है कि आप प्रॉब्लम की तरफ, आप ज़्यादा अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की तरफ से वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा। आपको चाहिए कि टू द पॉइंट रहना और अपने मौक़िफ़ पे रहना और कामों पे तवज्जो देनी, क्योंकि गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचना वक्त का ज़िया है। जो हो गया उसको छोड़ दें, आगे बढ़ें। इस वीक में आगे बढ़ने के लिए एनर्जी है। जॉब और कैरियर की बात करें, जॉब और कैरियर में तो बड़ी तब्दीली है और डेथ कार्ड है, यानी कि कुछ चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं या कैरियर। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में आपको कामयाबी मिलेगी, अच्छी एनर्जी है मोहब्बत की। और इस वीक का मैसेज है हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो इस वीक में आप ये जो तो है सभी के लिए मैसेज है कि मदद तो करनी आयत चाहिए। करीमा भी अगर आप पढ़ लें 100 मरतबा तो उससे भी आपको फायदा होगा। वो शर से भी बचना होता है ना। पर बिल्कुल ठीक, आगे कैंसर चलते की बात है। हाँ जी, कैंसर वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, इस वीक की कैंसर वालों के लिए क्या होने जा रहा है इस वीक में। तो कैंसर वालों को तो कोई हैरान कुन खबर ऐसी मिल सकती है जिससे वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अच्छा। कैंसर वाले जो है वो किसी खबर के ज़ेरे अताब ना आए, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड में जो है वो नेगेटिविटी है, आपके मामलात में प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें नज़र बद का लगना, स्टार्स की पोजीशन का ख़राब होना, क्योंकि थर्ड कार्ड में दी हैंग्ड मैन भी है। तो बड़े डिसीजन नहीं लेने कैंसर वालों ने, जो चल रहा है उसको ही चलाएं, छोटे और जो चल रहा है उसी को तवज्जो से बेहतर करें। ये ना हो कि कुछ चीज़ें जॉब की चेंजिंग हो या मोहब्बत की बात हो। तो जॉब और कैरियर की बात करें तो बिल्कुल जो आपके दिमाग में इंट्यूशंस, जो खबरें आ रही हैं उसको सुने, देखें, वेट करें। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में जो है चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और मैसेज है आप लोगों का, कुछ वक्त इंतज़ार करें, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव खबर आ जाएगी। आगे लियो बुर्ज सियारा शम्स, लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लियो वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। तो लियो वालों के लिए बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। आप जितना वक्त अपने घर, अपनी फैमिली को देंगे उतनी ही आपकी एनर्जी में इजाफा होगा। और आपकी दी स्टार्स की एनर्जी लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। खुद भी अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें और बरकतें हैं। नई शुरुआत है, बिगनिंग है, पैसे आ सकते हैं, हालात में बेहतरी है। कुछ करना चाह रहे हैं, करिएगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि ये वक्त है बहुत कुछ करने का। जॉब और कैरियर की बात करें तो जॉब और कैरियर में आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें। और जॉब और कैरियर में अखराजात पे कंट्रोल करें और प्लानिंग की ज़रूरत है। और मोहब्बत की बात करें तो जनाब मोहब्बत में कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मोहब्बत में प्रॉब्लम इसलिए है कि आपके मामलात मोहब्बत से मुतल्लिक़ डले हैं। अगर मंगनी कोई करना चाहता है या शादी का पैगाम भेजना चाहता है तो अभी वेट करें, क्योंकि प्रॉब्लम है, वेट करें। और मैसेज है नो का, यानी कि एहतियात करें। तो लियो वाले मोहब्बत से मुतल्लिक़ एहतियात। विर्गो बुर्ज शुमला की बात करें तो विर्गो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो विर्गो वाले क्या करने जा रहे हैं। अच्छा जी, विर्गो वालों के पास अगर कोई काम आ रहा है, कोई एग्रीमेंट आ रहा है और वो करना चाह रहे हैं तो उसको एहतियात से लें। ये ना हो कि आप फंस जाएं, मामलात में रुकावट आ जाए, क्योंकि सेकंड एनर्जी में कुछ मामला से मुतल्लिक़ डिले है, नेगेटिविटी भी है। और थर्ड गार्ड में सोचों का अंबार, यानी सोचें आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो ये जो है विर्गो वालों के लिए एहतियात का वीक है।
जैसे कि जॉब और कैरियर की बात करें तो जॉब और कैरियर में मामलात को प्यार मोहब्बत और तहम्मुल से डील करें, गुस्सा ना करें। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में अपनी बातें अपने तक रखें और अभी वेट करना है, नहीं जरूरी तो हर चीज़ बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे इस वीक का मैसेज है, दिसंबर के पहले हफ्ते का आपके लिए मैसेज है टेक एक्शन। तो बिल्कुल जी हिम्मत करें, एक्शन करें। और लिब्रा, हाँ जी लिब्रा मेज़ान तराजू की बात करें तो लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक इस वीक में क्या होने जा रही है, तो जनाब लिब्रा वालों का कार्ड्स की एनर्जी क्या लेकर जा रही है। अच्छा, क्वीन ऑफ कप्स, लिब्रा वाले प्लान कर रहे हैं क्योंकि एयर साइन है, प्लान कर रहे हैं, कामयाबी मिलेगी, वाइट कलर्स का इस्तेमाल करना है और जुमा के दिन वाइट कलर का ही सदका करेंगे, बेहतर रहेगी मामलात की एनर्जी। सेकंड कार्ड में भी एस ऑफ वांड्स, जज्बा बहुत ज्यादा है और इस जज्बे से कामयाबी हासिल करेंगे और डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये डिसीजन आपकी जिंदगी में आपको फायदा देगा। और अगर हम बात करें आपके कैरियर की तो कैरियर में तो कामयाबी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कैरियर में पैसा कमाएंगे। और मोहब्बत की बात करें लिब्रा वालों की तो मयूसी रहेगी, उदासी रहेगी और मयूस आप अपने महबूब की मैसेज बिल्कुल जी मैसेज है जी रिकंसीडर का, रिकंसीडर है जो चीज आपने नेग्लेक्ट कर दी उसको रिकंसीडर करें। नेक्स्ट स्कॉर्पियो, हाँ जी स्कॉर्पियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये जो वीक है एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत और नई कामयाबियां लेकर आ रहा है। बिलाशुबा आपके लिए ये जो 2025 के आगाज़ की जो मदद है वो बड़ी ज़बरदस्त रहेगी क्योंकि आपके स्टार्स में स्पिरिचुअल पावर और अल्लाह की मदद बहुत बड़ी ज़बरदस्त पावर्स के साथ मौजूद है। आप दो कामों को बैलेंस कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं डबल माइंडेड भी हैं। क्यों है उसको आपने सोचना है। मोहब्बत की जॉब और कैरियर की बात करें तो जॉब और कैरियर में भी आप डबल माइंडेड हैं, वही एनर्जी आपकी आई है। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर घर के मामलों में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी अपने वालिदैन को साथ लें। मैसेज है आप लोगों के लिए इन दी नियर फ्यूचर, यानी कि आने वाले वक्त में आपको जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। सेजिटेरियस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जनाब सेजिटेरियस वाले इस वीक में बड़े थोड़े से जज्बाती नज़र आते हैं और इमोशंस आपके बड़े हाई नज़र आते हैं, लेकिन इन जज्बात को आपने पॉजिटिव वे में लेके जाना है। ये ना हो कि जज्बात में मुंह से कोई ऐसी बात निकले कि जो किसी का दिल दुखाए और वो आपके करीबी आपसे दूर हो जाएं। इसलिए यहाँ पे पुरसुकून तरीके से मामलात को लेकर चलना है, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखना है। सेजिटेरियस वालों के जॉब की बात करें तो जॉब बहुत ज़बरदस्त है, कैरियर में ज़बरदस्त मदद है। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी कामयाबी है। और मैसेज है आप लोगों को इस वीक का रिकवरी का, तो कुछ चीज़ें जो नहीं हो पा रही उसको रिकवरी। कैप्रिकॉन वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें इस वीक में तो कैप्रिकॉन वाले इस वीक में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने मामलात को लेकर चले। व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपकी मादी मामलात, रूहानी मामलात, ज़ाहरी मामलात सारे ज़बरदस्त हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं किसी बात को लेकर। कंफ्यूजन ख़त्म करें क्योंकि जो चीज़ें आपकी कामयाबी में रुकावट हैं वो आपकी सोचें और आपका जो दूर तक देखना उसकी बजाय मौजूदा वक्त को पकड़ें और उसको क्लियर करें। क्योंकि थर्ड कार्ड में ये कार्ड बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो कैप्रिकॉन वाले इस वीक में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आसानियाँ हैं। जॉब और कैरियर में तो बिल्कुल जी आपके पास बहुत कुछ करना है। द मैजिशियंस कार्ड आपकी कैरियर में कामयाबी। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में आपकी ख्वाहिशों के पूरे होने की तस्दीक करता है। और इस वीक का मैसेज है आप लोगों के लिए चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि 2025 आ रहा है तो नई डायरेक्शन को चूज करें। तो एक्वेरियस बुर्ज दिलों की बात करें तो एक्वेरियस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, बुर्ज दिलों वालों की क्या तो काम कर रहे हैं इस वीक में एक्वेरियस वाले लगातार। और बिलाशुबा जियो और जीनो दो पे चलने वाले एक्वेरियस कामों में ज़बरदस्त मसरूफ नजर आते हैं इस वीक में। और आपके माली मामलात बहुत ज़बरदस्त हैं, हालात में बड़ी ज़बरदस्त मदद है। दी एम्प्रेस आपकी वालिदैन, आपके घर वाले, आपके जो करीबी लोग हैं वो आपका साथ देने के लिए इस वीक में तैयार खड़े हैं। मतलब कुछ भी बनवा सकते हैं। और जॉब और कैरियर की बात करें तो जॉब और कैरियर में कंप्रोमाइज़ है, आप शेयरिंग कर सकते हैं, पार्टनरशिप नजर आती है। और जनाब मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कोई बड़ी खबर और पॉजिटिव खबर नजर आती है। और इस वीक का मैसेज है आप लोगों के लिए आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो जाहिर बात है जी आपको पहले बता दिया था कि आपके लोग। और लास्ट वन पाइसेस बुर्ज हॉट वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो पाइसेस वाले क्या करने जा रहे हैं। पाइसेस वाले
ज़्यादा कुछ करने की सोच रहे हैं, लेकिन जो करना चाह रहे हैं उसमें अभी प्लानिंग की ज़रूरत है। आप बिलाशुबा ज़्यादा सलाहियतों के मालिक नज़र आते हैं, लेकिन इस वीक में कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, कुछ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है आपको, तो डिसीजन अभी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, अभी अपने आप के ऊपर काम करना है, वर्किंग करनी है और अपनी सलाहियतों को और अपनी एनर्जी को मजबूत करना है, क्योंकि आगे आपकी इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। कैरियर की बात करें तो कैरियर में थोड़ी सी नेगेटिविटी मायूसी है, उदासी है, और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में सोच विचार है आप लोगों की इस वीक में। और मैसेज है पाइसेस वालों का इस वीक का, कम्युनिकेट क्लियरली। तो जब तक आप सारी चीज़ों को कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। थैंक यू सो मच दाऊद साहब, आपके यहाँ पे आने का बड़ा अच्छा लगा। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है, मुतालिक ऑडियंस ने जान लिया, हमारे व्यूअर्स ने। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते रहें सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि दुबई ने पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़ा पाबंदी आयद कर दी है। इस खबर ने ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि यूएई में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया था। इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं, जो कि ना सिर्फ वहाँ की मईशत बल्कि तामीरात, सेहत और खिदमात समेत मुख्तलिफ शोबों में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यूएई की तरक्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपना खून पसीना बहाया है और ये दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना और करीबी ताल्लुकात की अलामत है। इसलिए जब वीज़ा पाबंदी की खबरें सामने आई तो ये सब के लिए एक बड़ा झटका था। बिल्कुल, लेकिन अब दुबई हुकाम ने इन तमाम अफवाहों की सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ताल्लुकात हमेशा मजबूत रहेंगे और वीज़ा पाबंदी जैसी कोई बात नहीं है। ये खबरें सरासर बेबुनियाद हैं। इन अफवाहों की वजाहत और यूएई में पाकिस्तानी कम्युनिटी के हालात पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दुबई से हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर इमरान यूसुफजई। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। मुझे बताइएगा सबसे पहले दुबई की जानिब से पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदी के हवाले से ज़ेरे गर्दिश खबरों की हकीकत क्या है और अब दुबई हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी सुबह खैर। सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से सुनो न्यूज़ के तमाम जो यूएई के नाज़रीन हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज मुत्तहिदा अरब अमारात 2 दिसंबर में ईद उल इत्तेहाद के नाम से जो दिन सेलिब्रेट कर रहा है। उसके साथ साथ आप बताऊँ कि यूएई में गुज़िश्ता एक माह से कुछ खबरें जो है वो सर्कुलेट कर दी पाकिस्तानी मीडिया पे कि यूएई ने जो पाकिस्तानी वीज़ा पर पाबंदी आयद कर दी है। हमने सुनो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बारहा ये कहा है कि ऐसी कोई पाबंदी जो है ऑफिशियली नहीं लगाई गई, सिर्फ ये खबरें जो है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रही थी। तमाम अगर आप यूएई की बात की जाए तो यूएई की इकोनॉमी जो है दिन ब दिन बूस्ट कर रही है और 68 मिलियन लोगों ने रवां साल के दौरान अब तक 11 महीने के अंदर उन्होंने यूएई को विजिट किया। तो यकीनी तौर पर जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे, कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी। पाबंदियां इन सेंस में ये नहीं है कि उनको वीजा में लोगों में आने पे पाबंदी लगाएगी। लगाएगी जब बहुत ज्यादा तादाद में ट्रैफिक आती है तो यकीनी तौर पर जो यहाँ के कवानीन है उस पर सख्ती की जाएगी। यकीनी तौर पर यहाँ पर भी बहुत सारे जो चीज़ों के को देखना होता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग बाहर ममालिक से आते हैं तो सबसे बड़ी पाकिस्तानियों के लिए जो नियरेस्ट मकाम था और जो ईजीएस्ट मकाम है वो यूएई है। तो यूएई में आने वाले लोग जो हैं उनको अब इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंडियन, बांग्लादेशी और ऐसे बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं। इन सेंस में हो रहा है कि पहले पाकिस्तानी और जो एशियन लोग थे वो सिर्फ वीजा निकालते थे और यूएई आ जाते थे। तो अब यूएई ने थोड़े रूल्स में चेंजिंग की है, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, कि शो मनी होनी चाहिए और आपके पास टूरिस्ट की जो बैकग्राउंड है वो भी होनी चाहिए। अगर आपका टूरिस्ट बैकग्राउंड नहीं है तो वो आपको डिनाई कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये यूएई बल्कि इंटरनेशनली कानून है, कोई भी मुल्क आपको यूएई में दाखिले या किसी मुल्क में दाखिले से रोक भी सकता है। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा क्या ये पता चल सका कि दुबई में पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदी की अफवाहें किस तरह फैली और उनका मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि हम इन्हें हमेशा मुसलसल निगेट करते आए और ये हमारे क्रेडिट पे है कि हमने कहा था ये सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया और टिकटॉकर्स हैं, उनकी गलतफहमी कह लें। उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन और जो डिस इन्फॉर्मेशन है वो फैलाई है और जिससे अफसोसनाक अमर यह है कि बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल्स ने भी उसको बिना तस्दीक के वो खबर उठा ली थी, उसको बिना तस्दीक किए। बारहा बहुत दफ़ा जो
कराची में कौंसल जनरल है वकील साहब, उन्होंने बारहा जो यूएई के कौंसल है उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई पाबंदी जो है वो यूएई की तरफ से किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लगी। रिसेंटली हमने देखा कि एक डॉक्यूमेंट जो सर्कुलेट किया गया सोशल मीडिया पे कि यूएई ने एक मरासला थमाया हमारे सफारत पाकिस्तान को, सफारत पाकिस्तान वो मरासला जो है वो पाकिस्तान भेज दिया, जिसमें बहुत सारी 10-15 पॉइंट जो है वो लिखे थे कि इन फला पॉइंट्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई। देखिए अगर ऐसी कोई बात होती भी तो यूएई कभी भी लिखकर पाकिस्तान को ये नहीं देगा कि आप फला चीजों पर कंट्रोल करें। देखिए ये तो इंसानी इखलाकी चीजें हैं जो हमारे पॉइंट्स में लिखी हुई थी। अगर कोई बंदा यहाँ पर यूएई में आता है तो उससे ये राइट बिल्कुल हासिल नहीं है कि यहाँ पर इलीगल किसी एक्टिविटी में रहे। बिल्कुल किसी को ये राइट नहीं है कि कहीं पे भी जाकर इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस हो। इमरान आपका बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव खबर है और इसके बाद यकीनन तमाम अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। तो जो लोग ख्वाहिशमंद हैं यूएई विजिट करने के वो बिल्कुल जा सकते हैं और जाएं। हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। और सर्दियों का मौसम अपने साथ ना सिर्फ सर्द हवाएं बल्कि कई तरह की जिस्मानी मुश्किलात को भी लेकर आता है। उनमें से एक आम मसला जोड़ों के दर्द का है, जो खास तौर पर बड़ी उम्र के अफराद के लिए अजियत और परेशानी का बायस बनता है। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 20% बालिग अफराद जोड़ों के मसाइल में मुब्तला हैं और ये तादाद सर्दियों में खास तौर पर हम देखते हैं कि इसमें बहुत इजाफा होता है। अफसोस की बात यह कि कई बार जोड़ों के दर्द की गलत तशखीस या फिर नाकिस इलाज की वजह से मसाइल हल होने की बजाय मजीद बढ़ जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि जोड़ों और हड्डियों के दर्द को पेन फोरकास्ट कहा जाता है और इस हवाले से आपको बताते हैं कि जब ठंड का मौसम आता है तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जिसमें गुर्दों और दिल को तो प्रॉपर ब्लड फ्लो मिलता है, लेकिन पाँव और हाथों और जो हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ पे ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है, जिसका नतीजा जो है मुख्तलिफ दर्दों की सूरत में निकलता है और आप पेनफुल रहते हैं हर वक्त। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसी मेहमान शख्सियत को मदऊ किया है जो हमें ना सिर्फ हड्डियों और जोड़ों के दर्द की वजूहात और अलामात के बारे में बताएंगे बल्कि एक ख़ास तेल भी आपको बनाकर दिखाएंगे जो जोड़ों के दर्द के लिए इंतहाई मौसर है। तो हमारे साथ मौजूद है माहिर तिब हकीम हाफिज फरहान साहब। फरहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो जोड़ों का दर्द है ये तो ये हम देखते हैं कि हर घर में ही जो है बड़े हैं वो इसमें मुबतला है, आजकल नौजवान भी बल्कि ये बड़ा हम देख रहे हैं अफसोसनाक है। ये बताइएगा कि आप एक खास तेल की मालिश का मशवरा देते हैं, हम देख रहे हैं बहुत से इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपके सामने मौजूद है। तो जोड़ों के दर्द के लिए कौन सा आपके पास तेल मौजूद है, किस तरह बनाया जा सकता है? बिल्कुल जी, जैसे आपने बात की कि आजकल जोड़ों का मर्ज बहुत ज़्यादा है जी, उसमें सबसे बड़ी बात जैसे आपने बात कही कि इसकी वजूहात क्या है। इसमें सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारे अंदर ड्राइनेस पैदा हो जाती है, ख़ास करके सर्दियों में पानी हम बहुत ज़्यादा कम पीते हैं। ऐसा ही और इसमें सर्दियों में पानी तो नीम गर्म पीना चाहिए और कम अज़ कम 12 से 14 ग्लास पीने चाहिए। अच्छा। उससे डिहाइड्रेशन नहीं होगी। उसके बाद साथ साथ हमें ये करना चाहिए कि ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा करना बिल्कुल। अक्सर औक़ात पहले ये होता था कि जो बुजुर्ग होते थे उनको ही जोड़ों का दर्द होता था, क्योंकि जैसे आपकी उम्र 40 साल प्लस होती है तो मिजाज में खुश्की सर्दी आ जाती है। तो ये जो मर्ज है ये भी खुश्क और सर्द है, इनके खुश्की सर्दी जब बढ़ती है या सर्दी खुश्की बढ़ती है तो तब जोड़ जो है हमारे अकड़ाव में आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमारी जो डाइट है उसमें भी अगर हम देखें तो डाइट में हम फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। हाँ जी, अब हमारे पास जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा आ चुकी है, फिर हम वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। अच्छा, कोई ऑयल बताइए जो कि हमारे लिए बेहतर हो, कहीं आपको नी पेन या पाँव में दर्द है तो हम लगा सकें और हम सुकून पा सकें। बड़ा आसान सा तेल है ये, देखिए हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसमें मछली का तेल ले लें आप 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद तिलों का तेल ले लें 50 ग्राम। उसके बाद तारपीन का तेल ले लें 20 ग्राम। उसके बाद जैतून का तेल ले लें आप 50 ग्राम। ये सारे चारों ऑयल लेके तो ये आप इस तरह के किसी बाउल में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप रख दें किसी बोतल में डाल के। तो ये आप बिल्कुल आहिस्ता सा, जहाँ पे भी आपके जॉइंट में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता मालिश करें, बिल्कुल मसाज करना है। कभी भी ऑयल लगाएं तो बहुत बाजू का होता है हम बड़ा जोर से लगाते हैं, कभी भी नहीं। ये जब भी मसाज करना तो मसाज में होता ही ये है कि जब मसाज करते हैं तो बिल्कुल आहिस्ता, ठीक है। तो उसमें जब आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथ से करेंगे तो अंदर जज़ब हो जाएगा। हमने तो हरारत पहुंचानी है, क्योंकि यहाँ पे हरारत की कमी की वजह से
जोड़ों के अंदर ये मसला वाक़ होता है, लुब्रिकेशन की कमी आ जाती है। कितनी देर के लिए और दिन में कितनी बार? ये तकरीबन दिन में 1 से 2 मरतबा कर लिया जाए, और अगर धूप में बैठ के किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद इसके ऊपर बाज़ औक़ात वो बैंडेज वगैरह कर लेते हैं, तो बैंडेज नहीं करनी चाहिए। सिर्फ आपने ऑयल को अच्छे से जेंटली मसाज करके एब्जॉर्ब करके उसको छोड़ देना, उसके बाद छोड़ना है। उसके बाद अगर ज़्यादा पेन है तो आप उसके ऊपर ये जो आम पट्टी मिलती है हमें, ये जो जरा हजरात इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल आहिस्ता, बाज़ औक़ात वो टाइट करने से ये होता है कि वो मसला ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद और मसला शुरू हो जाता है। बिल्कुल नरम हाथ से आपने वो पट्टी करनी है, तो उससे ना ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। लेकिन डाइट में वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिनके अंदर फाइबर हो, लुब्रिकेशन उनसे बढ़े, जैसे ऑयल वगैरह हैं। ये जैतून ऑयल का एक बहुत बड़ा कमाल है कि अगर आप रात को इंजीर ले लें, ये मैं इंजीर लेके आया हूँ, 3 दाने या 5 दाने आप इंजीर जैतून ऑयल में डिप कर लें। डिप करने के बाद रात को रख दें। सुबह उठ के ये जैतून ऑयल के जो डिप किए हुए इंजीर के पीस हैं, ये खा के ऊपर से नीम गर्म दूध इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर आप ये 1 से 2 हफ्ता करें तो आपको फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा। यानी कि एक मर्ज है आपका 2-3 माह या 4 माह पुराना, तो आप इंशाल्लाह 1 हफ्ते में कहेंगे कि वाकई मेरा जो वो दर्द था ना जॉइंट्स का, वो ठीक हो चुका है, क्योंकि इससे लुब्रिकेशन पैदा हो गई है। जो टक टक की आवाज़ें आती हैं तो वो इससे ठीक हो जाएंगी। तो ये ऑयल जो है ये मसाज के लिए बेहतरीन चीज़ है। जब आपके अंदर ये मामला पेश है, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाए, पट्ठों का खिंचाव, जैसे आजकल खिंचाव हो जाता है, जैसे आपने पानी कम पिया है, खाने में आपने अच्छा, ऐसी आपको ठंड से भी खिंचाव हो जाता है पट्ठों में? ये ठंड जो है ये बेसिकली ये मर्ज ठंड में ही क्यों बढ़ता है? अगर आपकी कोई चोट लगी है तो आम दिनों में आपको कोई मसला नहीं होता, गर्मियों में आके जैसे सर्दी होगी ना, बाज़-औक़ात क्रिकेटर आते हैं जी, बॉल लगी थी, बाज़-औक़ात फुटबॉलर आते हैं। ये बड़ा आम है कि खिलाड़ी, बूढ़ों की तो हमने बात कर ली, लेकिन ये खिलाड़ियों में, जवानों में ये बड़ा मसला है। इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह हमारा जो ग़िज़ा है ना, हमारी उसमें हम मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं लेते। बिल्कुल ठीक। अगर आप माशरे में देखें तो हम आज क्या खाते हैं, हमें पसंद ही ये क्या, घर में अगर चिकन बन जाएगा या राइस बन जाएंगे, या फिर हम वो फास्ट फूड, यंग फूड खा लेंगे या बेकरी आइटम खा लेंगे, तो हम वो जो चीज़ें खानी चाहिए थी, पहले लोग एक ही ग़िज़ा, शादियों में भी जाते तो एक ही डिश होती थी। यानी कि अगर वो आज तो कितनी सारी डिशें हैं, तो उसमें आप देखें बोतल भी ले रहे हैं, साथ चाय भी पी रहे हैं, उसके बाद आप चावल भी ले रहे हैं। हमारी बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें ग़िज़ा ठीक करने की ज़रूरत है, और लाइफस्टाइल भी लाइफस्टाइल हमारा चेंज। कुछ लोगों को देखा है बिल्कुल बैठे रह जाते हैं। इसमें एक बात मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि अगर उसका क्या अक्सर औक़ात ये होता है कि जब किसी को हम कहते हैं कि आप ऑयली चीज़ इस्तेमाल करें, तो वो फिर आगे से कहते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लीवर फैटी हो जाएगा। फिर वहाँ पे हम कहते हैं कि भाईजान, पहले लोग भी ऐसे ही करते थे कि हर चीज़ खाते थे, लेकिन वो उनका ज़िम्मेदार का काम था, ज़िम्मेदारी करते थे, खेती बाड़ी करते थे। तो आप लोग भी ऐसा कि आप थोड़ा सा वॉक करें। पहले हमारे ये रुझान नहीं था कि हमने स्टॉप पे भी जाना तो बाइक पे जाना है या गाड़ी पे जाना है। तो आज हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी जाना है तो जो खाएं उसको डाइजेस्ट का प्रॉपर पसंद हो गए। अच्छा, इसके अलावा कोई और नुस्खा जो आप लेकर आए हैं? इसके अलावा जी ये आप देख रहे हैं, देसी अंडा भी देख रहे हैं, ये देसी घी भी देख रहे हैं। ये आजकल जो आपने बात कही थी अभी सर्दी के हवाले से, अक्सर औक़ात जब आप बाइक पे आते हैं या किसी भी जगह से आते हैं तो सर्दी लग जाती है। तो सर्दी में या चोट लग गई है तो उसके लिए आप दूध लें। अगर आपने आधा किलो दूध लिया है तो आधा किलो दूध गर्म करना रखें या पाव ले लें। जब गर्म हो जाए उसमें अंडा फेंट के ना देसी उसमें डाल लें। जब आपने ये अंडा डाल लिया उसके बाद आप उसे ना उतार लें। उतारने के बाद उसमें शहद शामिल करें दूध के अंदर। हाँ जी, वो कप में डाल लिया आपने। अच्छा, उसमें आपने 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल करना है। सही। 1 चम्मच देसी घी ओरिजिनल वाला ये इस्तेमाल करना है। ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद ये हल्दी है। हल्दी आप ये ओरिजिनल फॉर्म में होती है, ये खुद लेके पिसाई करो तो फिर ज़बरदस्त रिजल्ट है। बाहर से अक्सर औक़ात ठीक नहीं मिलती। तो ये हल्दी आप पिसाई, ये ओरिजिनल हालत में है। इसको पाउडर करके तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा सा नॉर्मल हल्दी ही कहेंगे। हल्दी कहेंगे। अच्छा, हल्दी जो है इसमें डाल के ना तो आप ये कप पिए, यकीन करें 1 कप खत्म होगा तो आप फौरी तौर पे कहेंगे सर्दी भी कम हो गई है, जिसमें दर्द भी गायब हो गई है। दूध के अंदर जो अंडा पकाने वाली बात है ये मुझे समझ नहीं है। अलग कर लें नहीं, इसका भी 2 अंडा अलग बना लें, दूध को अलग पका लें। 2 चीजें मैं आपको अक्सर ये हल कर दें क्योंकि लोगों का ये मसला है। नहीं, 2 चीजें हैं। अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते तो आप अंडे के बगैर ये सारा अमल कर लें। बिल्कुल। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते तो आप हल्दी अकेली और शहद मिला के पिए, वो भी बेहतरीन रिजल्ट है। तो अच्छा और अंडे का भी ये बड़ा आसान सा हल है। आपने दूध जब गर्म किया तो अंडा आप खोल के उसको थोड़ा सा फेंट लें, उसके बाद उसमें डाल दें
तो जैसे उबला हुआ अंडा नहीं होता ऐसे हल्का सा बन जाए, वो बड़ा टेस्टी बनता है। बाज़ औक़ात वो पहले ही डाल देते हैं तो वो कच्चा रह जाता है। क्या हाल होता है। हाँ, तो लेकिन ये कुछ से फ़ायदा ही है। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री लें, पीछे जाएं, तो जब भी कोई गिरता था, चोट लगती थी, एक्सीडेंट होता था, तो बुजुर्ग क्या कहते थे, यार इसको दूध में हल्दी डाल के दो, शहद डाल के दो, इसको देसी घी डाल के दो। तो पहले ये सिस्टम नहीं था। जो मुझे आपकी बात समझ आ रही है, आप अंडा अलहदा भी बना सकते हैं, लेकिन आप दूध के अंदर बनाएंगे तो आपको ज्यादा अफादियत मिलेगी। अच्छा, अंडा वैसे भी खा सकते हैं आप, उबला अंडा खा ले, बाकी पी लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप क्विकली ठीक हो जाएं तो आपने दूध के अंदर अंडा पका के और फिर वो खाना है। अगर आप हल्दी या केली लेते रहे तो हल्दी से भी ये जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है, ये क्योंकि खून की सर्कुलेशन को तेज करता है। हल्दी भी काफी है। हल्दी देखिए, आज साइंस कह रही है कि हल्दी से बेहतर पूरी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन्फेक्शन को खत्म करे। बिल्कुल। तो जॉइंट में इन्फेक्शन होती है या सोजश हो जाती है, बाज़ औक़ात मेरे पास पेशेंट आते हैं या सूजे होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट आते हैं जो बाज़ औक़ात फर्स्ट एड के तौर पे टैबलेट खा के अपनी तरफ से पैनाडोल खा ली, कुछ भी दवाई खा ली, तो अपनी तरफ से हिकमत करके तो वो क्या करते हैं, उनके जोड़ फिर टेढ़े हो जाते हैं। बाज़ ऐसे पेशेंट आते हैं उनके हाथ ही टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोगों को हासिल गुफ्तगू हकीम साहब हमारा आज का यही है, जो हमारा मौजू था कि जोड़ों का जो दर्द है, तो उसके लिए फिर ये जो ऑयल है बड़ा इजीली आप इसे घर पे बना सकते हैं। लेकिन जो चीजें हैं आप उसका आप ख्याल रखें कि जरा खालिस आपको दस्तयाब हो जाए। ऑयल है तो आप खुद निकलवाएं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब वक्त हो गया है हमारे निहायत अहम सेगमेंट कुरान और साइंस का। कायनात की तख्लीक कैसे हुई, ये एक ऐसा सवाल है जिसने इंसान को सदियों से तजस्सुस में मुब्तला कर रखा है। मुख्तलिफ सकाफतों और मज़ाहिब में इसके बारे में मुख्तलिफ तसव्वुरात पाए जाते हैं, लेकिन साइंसी नुक्ता नज़र से बिग बैंग थ्योरी वो अहम नज़रिया है जिसे हम आज तस्लीम करते हैं। साइंसदानों के मुताबिक मौजूदा कायनात का आगाज़ तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक अजीम धमाके से हुआ और उसी के नतीजे में ये वसी कायनात वजूद में आई। बिग बैंग का नज़रिया सिर्फ साइंसी तौर पर एक मफरूज़ा नहीं रहा, बल्कि जदीद साइंसी तहकीकात ने इस नज़रिए को मज़ीद तक़वियत दी है। पहले हबल और फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए से की जाने वाली मुशाहिदात ने इस बात को साबित किया है कि हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है और ये बिग बैंग की इब्तिदा की तरफ इशारा करता है। अब सवाल ये है कि कुरान हकीम कायनात की इब्तिदा से मुताल्लिक क्या कहते हैं और कुरान में कायनात की तख्लीक के बारे में ऐसी तफसीलात मौजूद हैं जो बिग बैंग थ्योरी से हम आहंग हो। इस अहम मौजू पर रहनुमाई हासिल करने के लिए आज हमने फिर दावत दी है मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर सैयद हबीब इरफानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जिस कायनात में हम बसते हैं इसके आगाज़ के मुतालिक कुरान मजीद हमारी क्या रहनुमाई करता है और कुरान हकीम में क्या बिग बैंग से मुतालिक भी किसी वाक़े का कोई जिक्र पाया जाता है? देखिए, एक बात गुजारिश करूं कि दीन और साइंस ये जुदा नहीं है। अब हमने पिछले प्रोग्रामों में इंसान की तख्लीक जो है ये एक बहुत बड़ी साइंस है और इसको जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ुबान से कुरान मजीद 1400 साल पहले नाज़िल हुआ, तो इसमें वो भी मौजूद है। अब तख्लीक कायनात के हवाले से कुरान मजीद में जो इरशाद है कानता रतकन फफतक ना हुमा, कि ये एक कम्पैक्ट फॉर्म में था, हमने इसको फाड़ दिया। फिर एक और जगह है कुल औज़ बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। अब ये फलक और खलक दो चीज़ें इसमें। फलक का माना ये है मसलन इसको कि फाड़ने के माने में आता है जी। फिर उसमें फालिकल हुब्बे वन नवा, ये अब ये फालिकल हुब्बे वन नवा कि गुठली को और बीज को फाड़ के उसमें से चीज़ निकालने वाला, ये ताकत है वो। अब इख्तलाफ इसमें जो है जो कुरान मजीद के हवाले से बिग बैंग थ्योरी जो है, अब इसमें शायद कुरान मजीद को अगर देखा जाए तो शायद वक्त का फ़र्क है कि जो मुसलमानों ने वक्त दिया है वो शायद बहुत कम है, वो कोई शायद उसकी बेस भी नहीं है कि दुनिया को बने 50,000 साल हुए। अब इनके यहाँ जो बिग बैंग थ्योरी में है कि 13.80 अरब साल जी कि ये इतना है, वो अभी तजर्बात में तो है, हतमी बात तो नहीं कोई कही जा सकती। फिर ये कि नूरी साल की बात आ गई कि ये इतने लाख साल होंगे ज़मीनी, तो ये अब जिस तरह से कुरान मजीद में है कि ये कायनात 2 दिन में तख्लीक की गई, कायनात के लिए 6 दिन का लफ्ज़ भी है,
कायनात की तख्लीक के लिए या जो इंसान की कायनात में बसने वालों की ज़रूरियात जो हैं उनके लिए 4 दिन का भी है। अब ये है कि ये क्या 4 दिन या 6 दिन या 2 दिन हमारे यहाँ के वक्त के हिसाब से हैं 24 घंटे के, हम वक्त के लिए सूरज की हरकत के पाबंद हैं। जी हाँ, कि सूरज तुलू हुआ और गरूब हुआ या दुबा तुलू होने से तुलू होने तक हम 24 घंटे एक दिन लेते हैं इसका। अब हमारे यहाँ के पैमाने में 365 दिन हों तो 1 साल बनता है। बिल्कुल। क्या अल्लाह ताला के यहाँ या अगर जो लोग नहीं मानने वाले उनके यहाँ देखा जाए तो वहाँ भी ये इसी तरह यही 24 घंटे हैं कि 1 घंटा 60 मिनट का, 1 मिनट 60 सेकंड का। तो क्या 24 घंटे जो 2 दिन या 6 दिन है कि क्या 48 घंटे या 100 कुछ घंटे बनते हैं 6 दिन के, क्या वो उसी तरह से हैं या वहाँ का पैमाना कुछ और है? ये शय इसमें देखी जाए तो कुरान मजीद ने जो इरशाद दिया है, इरशाद फरमाया है कि कानत रतकन फफतक ना हुमा, कि इट वाज ए कंपैक्ट इन कंपैक्ट फॉर्म। उसने इसको खोल दिया, फाड़ दिया और फिर ये चीज़ें तख्लीक होती चली गई। अब उसमें एक चीज़ ये देखिए कि जिस तरह अलामा का ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, क्या रही है दमादम सदाए कुन फयकून। अब हमारे बतौर मुसलमान होने के एक नज़रिया ये है कि ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो तमाम तर ताकतों का मर्जा है, मावा है, जो तमाम तर तख्लीकात का मज़र है। बिल्कुल। अब उसको ये शायद देखिए, एक एथीस्ट मसलन खुरुशेफ रशिया का सदर था, अब उसमें उनका अल्लाह का वजूद तो नहीं मानते। उसका एक फिक्रा है, थैंक्स गॉड दैट आई एम एन एथीस्ट। अच्छा, यानी वो अल्लाह को नहीं मान रहा लेकिन शुक्रिया भी अदा कर थैंक्स गॉड दैट आई एम एन एथीस्ट। ये इस तरह फिर स्टीफन हॉकिंस है, मौजूदा दौर का है, उसने शुरू में वो भी एथीस्ट था, बहुत लोगों को उसने एथीस्ट किया, लेकिन वो ये आखिर में कहता है कि दुनिया में कोई ताकत ऐसी है जिसको डिफाइन नहीं कर सकते। एक वक्त में वो ये कहता है कि दुनिया में अल्लाह की जरूरत कोई नहीं है, नो नीड ऑफ गॉड, कि इस कायनात को चलाए उसके लिए अल्लाह की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वो ये भी कह उठता है कि इसमें कायनात में कोई ताकत ऐसी है जो इस कायनात को चला रही है। अब ये जो आखिरी तहकीकात आ रही हैं कि एक नुक्ता है जिसमें स्टीफन हॉकिंस ने ये कहा है कि वो नुक्ता क्या है, देयर इज ए पावर जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते, डिफाइन नहीं कर सकते। अब उसको ये शायद देखी जाए कि मसलन एक हदीस मुबारक के हवाले से कि कुंतो कंजन मख्फिया, मैं छुपा खजाना था, मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं, फिर कायनात की तख्लीक हुई। ये बब कायनात की तख्लीक के हवाले से एक और हदीस मुबारक है कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम के थे कि या रसूलल्लाह अगर आप ना होते तो मैं इस कायनात को तख्लीक ही ना करता। अब ये शायद देखी जाए कि ये अब जिस तरह से कुरान मजीद में कि कानत रतकन फफतक ना हुमा, और ये काफरों से खिताब है कि क्या काफर नहीं देखते कि ये ज़मीन और आसमान वर इन कम्पैक्ट फॉर्म, और ये कि हमने इसको फाड़ा और उसको फाड़ने के बाद अब ये है कि ये कायनात में इसमें एक्सपेंशन हो रही है। बिल्कुल। और ये कुरान मजीद में इन्ना ला मूसेऊन कि हम ही इसको फैलाने वाले हैं। तो ये शय इसमें देखी जाए तो कायनात जो है साइंस और ईमानियात में या दीन में या मजहब में इख्तलाफ नहीं है कोई, लेकिन शायद उसमें देखा जाए कि जिस तरह से मुसलमानों में या और ईसाइयों में भी, मसीही दुनिया में या उससे पहले साइंसदान जो थे उनको जब बादशाहों को या दुनियावी लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आई, उन्होंने फितरत में मुदाखलत करार देकर बहुत से साइंसदानों को कत्ल किया। मुसलमानों में ये हुआ कि अलकुंदी है, उसको 60 साल की उम्र में कोड़े मारे गए, उसका जो कुतुब खाना था, लाइब्रेरी थी, उसको जब्त कर लिया गया। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ये चीज़ें इसमें कि शायद इसमें कुछ लोग जो दुनियावी हवाले से कि हमारे हुक्मरान ख़ास तौर पर या
उसमें कहा जा सकता है कि ऐसे लोग जिनको साइंस की वजह से अपनी सुपरमेसी पर खदशा हुआ कि उनकी सुपरमेसी कायम नहीं रहेगी, तो उन्होंने फिर इस चीज़ की मुखालफत की। हालांकि दीन या मजहब और साइंस जुदा नहीं है। अगर ये यानी कुरान मजीद को बेस बनाकर अगर ये काम आगे किया जाए तो शायद बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंसान बहुत आगे, साइंस के हवाले से बहुत आगे जा सकता है। अब देखिए अलामा का मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद, कि ये आज से 100 साल पहले बात कही गई, तो उस वक्त तो कोई कंसेप्ट नहीं था। और वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं गौर करो, फिक्र करो, और कायनात इतनी वसी है कि अभी भी साइंसदान जो हैं इसको डिस्कवर कर रहे हैं और मजीद एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सारे रिसर्चेस अभी भी हो रहे हैं। कुरान मजीद के हवाले से अफला यतदब्बरुल कुरान, अफला यतफक्करुल कुरान, तुम कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते, तुम कुरान में तफक्कुर क्यों नहीं करते। और ये एक कुरान मजीद का इजाद है ये कि इसमें जितना आगे जाएंगे इतने अलूम इसके खुलते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जितने अलूम है उनकी परतें भी जो है खुलती जाएंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अबीब इरफानी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।